कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, वैसे ठंडी तो काफ़ी बढ़ गई है, ठंडी पड़ रही है, लेकिन क्या किया जाए, आपका परीक्षा भी है तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जो है पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते रहिएगा कंटिन्यू, क्योंकि आप सभी का यूजीसी नेट जेआरएफ का जो परीक्षा है 16 ही जनवरी को हो, टलने वाला नहीं है। आप लोग इसलिए सोइए मत, जागिए, एकदम निशाचर बन जाइए, रात दिन एक करके पढ़ाई में लग जाइए। यदि आपको नेट की क्वालीफाई करना है तो अगर नेट अपना जेआरएफ क्लियर करना है तो आप लोगों को दिन रात एक करके पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और आप सब जो पीजीटी वाले हैं उनका अप्रैल में एग्ज़ाम है, और आप सब जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं आप लोगों का भी एग्ज़ाम फरवरी में है, ये है, ठीक है। तो आप लोगों के पास समय का एकदम अभाव है, इसलिए आप लोग जो है कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखिए, नॉन स्टॉप, यदि आपको 2025 में पॉजिटिव रिजल्ट पाना है तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आप सबके लिए सोशियोलॉजी में आज क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे पहचान गए होंगे ना कि मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास लेकर आता हूं, यानी कि समाजशास्त्र विषय। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये क्लास जो है आप लोगों को काफ़ी परीक्षा में सहयोगी प्रदान करेगा। ये तो आप लोग ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए ये सोशियोलॉजी का ही क्लास लेकर आता हूँ, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। आप सब जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, डीडीसी, केबीएस, एनबीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पीजीटी, बीपीएससी यानी बिहार, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उस हर एक परीक्षा के दिश से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जिस भी परीक्षा में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय पूछा जाता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए देखिए एकदम हाईलाइट भी कर देता हूँ कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की व्याख्यात्मक सहित, मतलब एक व्याख्यात्मक श्रृंखला लेकर आता हूँ जो परीक्षा के दिश से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज आप सभी के लिए क्लास में क्या है, क्या प्रश्न उत्तर है जो परीक्षा के दिश से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को जरूर देखा कीजिए और मिस ना किया करिए, और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते हुए चला करिए, क्योंकि ये क्लास जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अगर नोट करे रहेंगे आप लोग तो उसमें क्या है ना, आपका छोटा सा नोट्स बन जाएगा। तो परीक्षा के समय अगर आप रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा एग्ज़ाम के पहले तो काफ़ी जो है सहयोगी प्रदान करेगा ये परीक्षाओं में, ठीक है, ये क्लास आपका। तो क्लास शुरू करने से पहले आइए आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो है आप जो चैनल नए होंगे, जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित भूमिका है, ठीक है। ये देखिए सब रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, सब रिपीटेड प्रश्न है, रिपीट करके जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित भूमिका है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा जात की सदस्यता, ऑप्शन बी कह रहा चिकित्सक का पुत्र, ऑप्शन सी कह रहा एक अभियंता, ऑप्शन डी कह रहा एक जागीरदार। तो निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित भूमिका है, आप लोग बताइए, इसका आंसर फटाफट दीजिए, क्योंकि ये सब है ना रिपीटेड प्रश्न है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो ये प्रश्न आपको खुद ही मिल रहा होगा, तो ऐसे प्रश्नों को आप गलत कर ही नहीं सकते। तो इसका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, एक अभियंता। कौन सी अर्जित भूमिका है, तो आपका ये जो एक अभियंता है ये अर्जित भूमिका है। अर्जित भूमिका, प्रतिष्ठित भूमिका आप लोग जान ही रहे हैं ना। तो इसका आंसर पहले देख लीजिए आप क्या है, ऑप्शन सी एक अभियंता, ठीक है। नोट करते हुए चलिएगा आप सब, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो अर्जित परिस्थिति में क्या होता है, अर्जित परिस्थिति क्या होता है आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे डॉक्टर, अभियंता, ठीक है, इंजीनियर, वकील, ये सब अर्जित परिस्थिति है। अर्जित परिस्थिति किसको कहते हैं, अर्जित परिस्थिति उसको कहते हैं जो हम अपने हुनर, अपने काबिलियत, अपने पढ़ाई लिखाई से प्राप्त करते हैं, उसको अर्जित परिस्थिति करते हैं। एक होता है प्रदत्त परिस्थिति, आप लोग जान रहे होंगे इसको, जो कि प्रदत्त परिस्थिति जो होता है ये बदली नहीं जा सकती। इसको आपको ये प्रदत्त परिस्थिति जो होता है जन्मजात प्राप्त होती है, यानी कि जात की सदस्यता, ठीक है। और इसमें क्या है, जात की सदस्यता में जैसे आप जिस
जाति धर्म में कहावत नहीं, जिस जात धर्म में आप जन्म ले लिए वो बदला थोड़ी जा सकता। और सही बात है, जात बदली थोड़ी जा सकती है। अगर आप नाई हैं तो नाई ही रहेंगे, धोबी हैं तो धोबी रहेंगे, कहाँ रहते कहाँ ही रहेंगे, और बाबा ने बाबा नहीं रहेंगे, यानी कि ब्राह्मण, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो है ही है। तो इस प्रकार जो है 4 वर्ण है ही है। तो उस हिसाब से आपका जो प्रदत्त परिस्थिति जिसको कहते हैं उसको आप बदल नहीं सकते, अर्जित परिस्थिति को तो आप बदल सकते हैं अपने हुनर और काबिलियत से। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि जात की सदस्यता जो है वो जन्मजात होती है, इसको बदली नहीं जा सकती है। ठीक है, और अर्जित परिस्थिति जो ये आप इसको अपने हुनर से प्राप्त करते हैं, जैसे डॉक्टर, अभियंता, वकील, इंजीनियर वगैरह वगैरह आप लोग हो गए नेता। ठीक है, उसमें प्रशासनिक पद सब आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं ये प्रश्न। आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे प्रश्न उत्तर नंबर 1, क्योंकि ये सब रिपीटेड प्रश्न है। इसको ऐसे तो मुझे बहुत विस्तार करने नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ जो इसमें से नए क्लास देख रहे होंगे पहली बार सोचेंगे अरे ये तो ऑनलाइन बता के भाग जा रहे हैं, उनको खुद नहीं सर को आता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ महारारिक प्रश्न। नहीं तो देखा जाए ना तो जो बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं उनको तो विस्तार करने ही नहीं चाहिए, टिक मार के निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये सब परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आप लोग जो है क्लास बराबर कर ही रहे हैं। और कुछ हमारे जो पुराने छात्र छात्राएँ प्रतियोगी हैं वो एग्ज़ाम देते रहे होंगे, और ऐसा थोड़ी आप लोग पहली बार यूजीसी नेट जेआरएफ दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं। ठीक है, इसमें जो नए लोग भी होंगे पहली बार वाले भी, तो पहली बार तो आप लोग जो दे रहे हैं जी जान से ऐसा जो है पढ़ाई करिए कि पहली बार में 2025 में आपका सिलेक्शन हो जाए। देखने वाले जो है दाते तय उंगली दबाते रह जाएँ और कहते रहें अरे हमें तो पता था इसका पहली बार में जाएगा, बहुत तेज तरार, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड लड़का है। ठीक है फ्रेंड, तो जो आप लोग अपने हुनर को, अपने काबिलियत को जो है दिखाइए और पहली बार में पॉजिटिव रिजल्ट ले लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 2 नोट करते चलिएगा आप लोग। ये कह रहा किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को 2 भागों में प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में वर्गीकृत किया है। कौन? आपके लिंटन महोदय जो है। ठीक है, कह रहा कि आपके जो लिंटन महोदय हैं ये किस पुस्तक में सामाजिक परिस्थिति को जो है 2 भागों में बांट रखा है, एक प्रदत्त परिस्थिति और एक अर्जित परिस्थिति में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मैन एंड कल्चर, ऑप्शन बी कह रहा पेंटर्स ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी कह रहा प्रिमिटिव कल्चर, ऑप्शन डी कह रहा द स्टडी ऑफ मैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे प्रश्न को आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, मुझे पता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी क्या है ऑप्शन? ये द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको नोट करते चलिए, ये आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, द स्टडी ऑफ मैन। इसी में जो है आपके लिंटन महोदय जो है ये सामाजिक परिस्थिति के 2 भागों में बांट रखा है, एक प्रदत्त परिस्थिति और एक अर्जित परिस्थिति। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, क्योंकि ये जो आपके इसको तो आप जान ही रहे हैं अच्छे से। मैन एंड द कल्चर जो है ये जो पुस्तक है इसमें दिया है ना, क्या दिया है? मैन एंड द कल्चर, ऑप्शन ए। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, अगर आप लोग थोड़ा बता देता हूँ ऑप्शन ए ये किसकी है, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि ये आप तो चारों ऑप्शन बताए ही नहीं। तो ये देखिए मैन एंड कल्चर जो होता है ये क्लार्क बिस्लर महोदय का है। ठीक है, और पेंटर्स ऑफ कल्चर जो है रूथ बेंडिक्स का है ये, और प्रिमिटिव कल्चर एडवर्ड बर्नर टायलर महोदय का है। ठीक है, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन बी। देखिए मैंने तीनों बता दिया आपको, और चौथा तो आंसर इसका ही है लिंटन महोदय का, राल्फ लिंटन महोदय। ठीक है, ये तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3। ये 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोटिस करिएगा जो। ठीक है, और एग्ज़ाम देने के बाद आप मिलाइएगा, देखिएगा इस क्लास से आपको कितना सहयोग प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 3 आइए देखते हैं आप लोगों को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर। ये ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा चार्ल्स हटन कूले, ऑप्शन बी कह रहा जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन सी कह रहा किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर पुस्तक का लेखक कौन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो है आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स हटन कूले महोदय हैं। ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर पुस्तक के लेखक आपके चार्ल्स हटन कूले महोदय हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, नोट करते हुए चलिए, ये बुक है, क्योंकि ये
बुक जो है इम्पॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न इस टाइप का आप पीजीटी वाले जो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं वो ध्यान दें, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पुस्तक है उसमें तो कुछ बताना नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 4 ये कह रहा है आपका प्रस्थित भूमिका समुच्चय। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है ये प्रस्थित भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है। तो आपका ऑप्शन ए करा मर्टन, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी लिंटन, ऑप्शन डी नाडेल महोदय। तो परिस्थित भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है। आप लोग बताइए कौन से राइटर कौन से थिंकिंग है प्रश्न उत्तर नंबर 4 का। तो इसका देखिए आपके जो है परिस्थित भूमिका समुच्चय के पार्सन्स महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो ये आंसर है आपका पार्सन्स महोदय हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्सन्स महोदय आपके जो है यही परिस्थित भूमिका समुच्चय की बातें करते हैं। इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि टालकट पार्सन्स के अनुसार इनकी एक परिभाषा है टालकट पार्सन्स महोदय का। क्या है इन्होंने कहा है, आपको समझ में आ जाएगा इस परिभाषा से। इन्होंने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति में जिसका कि कम से कम एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी पहलू हो, अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्शपूर्ति प्रेरित एकाधिक व्यक्तिकर्ताओं की एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होती है, और इन अंतःक्रियाओं में लगे व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध उनकी परिस्थितियों के साथ सांस्कृतिक रूप से संरचित तथा स्वीकृत प्रतीक की एक व्यवस्था द्वारा प्रभाषित एवं मध्यस्थित होता है। देखिए परिभाषा इतना बड़ा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये परिभाषा आपके टालकट पार्सन्स महोदय हैं उन्हीं की जो है अनुसार है, उन्हीं की अवधारणा है, ठीक है। ये पार्सन्स की जो ये परिभाषा है इसमें स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों की क्रियाओं से निर्मित होती है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है जो ये नहीं परिस्थित भूमिका समुच्चय तो पार्सन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे आप लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए प्रश्न उत्तर नंबर 5। ये 5 नंबर आपका कह रहा है कि परिस्थित एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थित पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है लिंटन महोदय, ऑप्शन बी पार्सन्स महोदय, ऑप्शन सी नाडेल, ऑप्शन डी मर्टन महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिस्थित एवं भूमिका का जो है विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थित पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया है। तो आप लोग प्रश्न नंबर 5 का आंसर फटाफट दीजिएगा। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है। ये प्रश्न आपका जो है यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन डी क्या है, ये मर्टन महोदय है, ठीक है। रॉबर्ट किंग मर्टन इनका पूरा नाम है, ठीक है, आर.के. मर्टन जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो मर्टन जो है परिस्थित एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थित पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किए हैं। और इनकी जो इसी अवधारणा पे जो इन्होंने एक पुस्तक लिख रखा आपके मर्टन महोदय ने, पुस्तक का नाम है, नोट कर लिया, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये बार बार पूछा जाता है, पीजीटी वाले जो छात्र छात्राएँ हैं प्रतियोगी वो ध्यान दें, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसकी है। तो इसी तरह दे देगा तो आपको जो है राइटर का पता करना। तो आर.के. मर्टन महोदय का है ये, ठीक है। और ये आपका जो दे रखा अगला, बाकी अगला जो इन्हीं के बारे में भूमिका सेट है, परिस्थिति सेट है, भूमिका संघर्ष है, इसके बारे में इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक से बता रखा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा। प्रश्न उत्तर नंबर 6 आपका 6 नंबर कह रहा आपका सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया है, ठीक है। ये सब प्रश्न फ्रेंड्स बार बार पूछे जाने वाले हैं, और जो मैं नया इसमें कुछ प्रश्न जोड़ के लेके आता हूँ, संभवतः परीक्षा में पूछे जाने की उम्मीद होती है। जो ऐसा उम्मीद रहता है कि परीक्षा में पूछा जाएगा, आने की हर एक एग्जाम में संभावना रहती है। तो आप देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया है। तो आपका ऑप्शन ए करा क्लाउड लेवी-स्ट्राउस, ऑप्शन बी करा एस.एफ. नाडेल, ऑप्शन सी करा आर.के. मर्टन, ऑप्शन डी करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका एस.एफ. नाडेल महोदय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कापी और पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि हर
प्रश्न ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करें ऐसी, ठीक है आप लोग। तो इसमें देखिए आपका जो ये क्लाउड लेवी स्टार्ट महोदय हैं, ऑप्शन ए क्लाउड लेवी स्टार्ट महोदय जो है आपके नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ये कहते हैं कि संरचना का विद्यमान यथार्थ या अनुभवता से कोई संबंध नहीं है, ये क्लाउड लेवी था। और मर्टन को आपने देख ही लिया, नियमहीनता एवं भूमिका संघर्ष का मूल सामाजिक संरचना निहित होता है, ये कहते हैं जो, ठीक है आपके ये आर के मर्टन जो हैं। और आपके जो नाडेल महोदय, ये तो मूर्त जनसंख्या जो है, मूर्त जनसंख्या एवं उसके व्यवहार एवं दूसरे से संबंधित भूमिकाएं जो अदा करने के रूप में कर्ताओं के बीच संबंधों के एक जाल के रूप में, यानी कि जो व्यवस्था के रूप में, जो प्रतिमान के रूप में, जो अमूर्तकरण द्वारा हम समाज की संरचना पर करते हैं, पहुंचते हैं, मतलब इनके अनुसार ये सब नाडेल के महोदय के अनुसार, ठीक है। तो इसी तरह देखिए ना, प्रश्न कह रहा सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया, तो आपका एस.एफ. नाडेल महोदय ही है। और अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 भी आप सबके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं, ये ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण है कह रहा। तो आपका ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी जजमान, ऑप्शन सी पत्नी, ऑप्शन डी माता, ठीक है। तो ध्रुवीय परिस्थिति क्या होता है आप लोग जान ही रहे हैं, ध्रुवीय परिस्थिति में जुड़वा चीज़ें पाई जाती है ना। तो जो जुड़वा होता है वो मतलब एक साथ आता है, उसी को ध्रुवीय परिस्थिति में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो जुड़वा इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसका आंसर साफ साफ आप मैं इंडिकेटर दे दिया, आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ना, क्यों, इसका आंसर आपका ये जो जुड़वा में है बी हो जाएगा। बी क्या है जो ऑप्शन में, देखिए बी आपका पत्नी आ रहा है, नहीं इसका ऑप्शन सी है, ये जो है पत्नी, तो ऑप्शन सी आ रहा ना, क्योंकि ये बी तो है नहीं, ये ऑप्शन सी आ रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ये, क्योंकि पत्नी, बाकी तो भाई जजमान सब माता अलग है। अगर इसी में माता पिता लगा होता तो ऑप्शन डी भी हो जाता। तो इसलिए इसमें जुड़वा आता है ना ध्रुवीय पे, तो ये आपका पत्नी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग नोट करके हुए चलिएगा। क्योंकि ध्रुवीय परिस्थिति हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे भाई बहन हो, माता पिता हो, पिता पुत्र हो, राजा प्रजा हो, या पति पत्नी हो, तो ये जो है जुड़वा में पाए जाते हैं। तो इस ऑप्शन में जुड़वा कौन है, तो पत्नी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 7 भी ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं कोशिश यही मेरी रहती कि आपका जो है हर प्रश्न आपकी समझ में आ जाए, कोई ऐसा प्रश्न ना रहे जिससे आप लोगों को समझ में ना आए और परीक्षा में जो है आप लोग कन्फ्यूज़न पैदा करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रश्न नंबर 8 आइए देखते हैं आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 8 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। ये कह रहा है ना प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें, यही कह रहा। तो आपका देखिए ऑप्शन ए कह रहा ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस का ये कह रहा है ना। ऑप्शन बी कह रहा द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, मेरियन जे लेवी महोदय का कह रहा, महोदया का कह रहा। और ऑप्शन सी कह रहा माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, GH मीट का कह रहा। ऑप्शन डी कह रहा ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर, ये टालकट पार्सन्स महोदय का बता रहा। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देखिए, इसका आंसर आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब प्रश्न जानते हैं, एक तरफ आपके प्रश्न में पुस्तक है, एक तरफ लेखक हैं। ये जो आपके प्रश्न में ये क्या है, ये आपकी पुस्तक है, ये इस तरफ आपके लेखक लोग हैं ना। तो आप लोग पुस्तक और लेखक तो याद करके रखना पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोग गलत तो कर ही देंगे। और यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं हर थिंकर राइटर, क्योंकि आपका जो सिलेबस में जो भी थिंकर राइटर हैं उनको तो आप अच्छे से पढ़ रहा लिए, ठीक है, और पढ़ ही रहे होंगे। और आप लोग प्रैक्टिस सेट, इसीलिए मैं कहता हूँ ना प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आप लोगों को ये एक जो है आइडिया मिल जाता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस थिंकर से, किस जो है आपके टॉपिक
टॉपिक से, तो उस टॉपिक और थिंकर को आप ज़्यादा ध्यान दिया करिए, ज़्यादा फोकस करिए। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करेंगे तो आप पढ़ते रहेंगे ना ऐसे, तो ये रहेगा कि अरे ये थिंकर जो है, तो कुछ थिंकर उसी में छूट जाएंगे इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से कई फायदे होते हैं, ठीक है। आपका उसमें टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख जाएंगे परीक्षा में। तो आप लोगों के पास जो खासकर यूजीसी नेट और जेआरएफ के हमारे बच्चे हैं, वो लोग इस चीज़ को बहुत जो है ध्यान दें, जो है लग के ध्यान दें। प्रैक्टिस सेट इस समय अधिक से अधिक सॉल्व करें। आप लोग कितना दिन टाइम, आज 8 तारीख हो गया ना, 16 का आपका एग्जाम है, 8 8 16, एक हफ्ता और बचा है आप लोगों के पास, इसलिए आप लोग का समय नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप जो ह्यूमन सोसाइटी जो है आपका, ये किंग्सले डेविस महोदय का ये सही है, आप ठीक है ध्यान दीजिए, आपका ये सही ही है, ऑप्शन ए। और द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी मेरियन जे लेवी का, ये भी सही है आपका है। फिर माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जीएच मीट का, जॉर्ज हर्बर्ट मीट का है, ये भी सही है। तो ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ऑप्शन डी, तो ये पार्सन्स महोदय का नहीं है, ठीक है, ये आपका पार्सन्स महोदय का नहीं है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग नोट करिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये टालकट पार्सन्स महोदय का नहीं है। तो फिर ये किसका होगा? अगर टालकट पार्सन महोदय नहीं है इसके, फिर इसके कौन है? तो ये आपका नोट कर लिए, चार्ल्स हटन कूले महोदय, नहीं सीएच कूले महोदय है, ठीक है। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका जो है क्या हो जाएगा, सीएच कूले महोदय, सीएच कूले, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या, ये प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ये प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एमएन श्रीनिवासन के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि, ठीक है, एमएन श्रीनिवासन महोदय जो हैं, इनके अनुसार कह रहा पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि कैसे वृद्धि होती है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मंद करती है, पश्चिमीकरण के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है, और ऑप्शन सी कह रहा है आपका संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को ना तो मंद करती है और ना ही तीव्र करती है, और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। एमएन श्रीनिवासन के अनुसार है, एमएन श्रीनिवासन आपके सिलेबस में है, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के सिलेबस में है, ठीक है। अगर आप इन ऐसे राइटरों से आए हुए प्रश्न गलत करते हैं तो परीक्षा से संभवतः आपका बाहर होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, यानी सिलेक्शन से बाहर होने। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, ऐसे प्रश्नों को जरूर सही करके आइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ये देखिए, ये कह रहा है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है, क्या? पश्चिमीकरण आपका, ठीक है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है, क्योंकि जो ये पाश्चात्य संस्कृति के जो संघात के द्वारा उत्पन्न सामाजिक प्रक्रिया को पश्चिमीकरण की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। जो पाश्चात्य संस्कृति के पे जो घात लगाता है आपका, ये पश्चिमीकरण के द्वारा ही ना, तो यह प्रक्रिया पाश्चात्य संस्कृति के तत्वों को अंगीकार करने तथा पश्चिमी जीवन के अनुरूप सामाजिक, नैतिक और आर्थिक व्यवहारों में परिवर्तन को इंगित करता है, ठीक है। जो पश्चिमीकरण संस्कृति आपकी सभ्यता है, जो भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तन के जो संदर्भ में आपके कौन है, एमएन श्रीनिवासन महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने पश्चिमीकरण के बारे में? इन्होंने कहा कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का वो ब्रिटिश राज्य के 150 वर्षों के शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज व संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया है। ये एमएन श्रीनिवास महोदय की अवधारणा वही कह रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि और यह शब्द विभिन्न स्तरों किस रूप में ये देख रहे हैं एमएन श्रीनिवास महोदय पश्चिमीकरण को, जैसे प्रौद्योगिकी है, विचारधारा, मूल आदि, ठीक है, के रूप में। तो ये बात सही है, जो पश्चिमीकरण पहले जो है पश्चिमीकरण के द्वारा जो है काफ़ी जो है देखा जाए, जो संस्कृत कल्चर का प्रभाव काफ़ी पड़ा है हमारे समाज पे, ठीक है, चाहे वो आपका मूल्य हो, विचारधारा हो, ठीक है। और जितने प्रकार चाहे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में ये निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की जीवन शैली और उनके मूल्यों विश्वासों को इंगित करती है, वहाँ के पश्चिमीकरण की प्रक्रिया द्वारा उच्च जातियों के हिंदुओं द्वारा पाश्चात्य जीवन शैली जो था, जो विचारधारा था, जो सांस्कृतिक मूल्य थे, जो ग्रहण किया जाता, जो थोपा जाता था, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया आधुनिक समय में, आप लोग देख ही रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 9 भी आपके समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 10 ये आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 10।
ये 10 नंबर आपका कह रहा कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही है। ये आपका जो वक्तव्य दिया गया है, ध्यान दीजिए क्या वक्तव्य दिया गया है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है यह संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यही ना कह रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा इसका प्रारंभ भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ के साथ हुआ। ऑप्शन सी कह रहा है यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, आप लोग ध्यान दीजिएगा और बताइएगा। इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है ये आप सबका, यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही, संस्कृतिकरण के बारे में। तो ये संस्कृतिकरण के बारे में आपका यही सही हो जाएगा ऑप्शन, या स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया। सही बात है, परिवर्तनशील है ये, जो परिवर्तन हो रहा। क्योंकि ये भी आपके एम.एन. श्रीनिवास जो महोदय, उन्हीं की अवधारणा पे ये भी प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 10 भी है, जो इन्होंने भारतीय जात व्यवस्था में प्राचीन काल से जो चली आ रही सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया के बारे में जो इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा के माध्यम से विश्लेषण किया है और बताया है। क्या बताया है, कहते हैं संस्कृतिकरण से जात के पदमूलक स्थिति में परिवर्तन तो आता है, लेकिन जात कोई सामाजिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया परिवर्तन के अंतर्गत स्रोत से संचालित होती है, ये आपके एम.एन. श्रीनिवास महोदय कहते हैं। और कहते हैं कि ये जो है संस्कृतिकरण के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है, ये पश्चिमी सभ्यता यानी पश्चिमी कल्चर का ही प्रभाव पड़ा है, ये आपके एम.एन. श्रीनिवास महोदय जो कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को दुतरफा यानी टू वे प्रोसेस कहा है। क्या कहा है इन्होंने संस्कृतिकरण की, ये नोट कर लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को दुतरफा टू वे प्रोसेस किसने कहा, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपका एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने ही कहा है, ये मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ इस पर। तो देखते हैं ये प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 10 मेरे ख्याल से सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 11 नंबर आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं। प्रश्न नंबर 11, देखिए ऐसे प्रश्न जो है आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइएगा, तभी जो है आपका सही हो जाएगा। और थोड़ा सा आप लोग परीक्षा भवन में जाइएगा ना, परीक्षा हॉल में, तो कूल माइंड से रहिएगा। ऐसा नहीं कि परीक्षा में जाइए तो बहुत हड़बड़ाहट और हड़बड़ाहट में रहिए, जल्दबाजी में रहिए, घबराए हुए रहिए। नहीं नहीं नहीं, परीक्षा थोड़ी है यार, परीक्षा तो जो है एकदम कूल माइंड से देना चाहिए। परीक्षा ऐसा थोड़ी है कि घबराहट और जो है डर के देना चाहिए। नहीं नहीं, आप परीक्षा में ना अगर कूल माइंड से रहेंगे, हिम्मत करके जो है एग्ज़ाम में बैठेंगे, कहेंगे देखता हूँ जो आएगा तो मैं हूँ, ठीक है, ये ज़रूर दिमाग में इतना रहना चाहिए। और परीक्षा को जब आप जाइए, हर प्रश्न इत्मीनान से पढ़िए, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना किसी डर और भय के, ठीक है, बिना किसी प्रेशर के। तो उसमें क्या होता है ना, जब आप इस तरह परीक्षा में बैठते हैं और देते हैं, तो जो प्रश्न आप एक बार कभी भी पढ़े होंगे, आपके आंखें सामने से गया होगा, तो उसका आंसर आप खट्टे से मार देंगे, ठीक है। वो क्योंकि आपका जो ऑप्शन होता है वो दिखने लगेगा, अरे ये तो यही है। अगर आप हड़बड़ाहट में रहेंगे ना, घबराए हुए रहेंगे ना, तो जो आता हुआ प्रश्न आएगा वो भी कन्फ्यूजन पैदा कर देगा, उसको भी नहीं सही कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक, देखिए निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है जात की सहायता से, ऑप्शन बी कह रहा है त्वचा का रंग, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी परिवार का आकार। तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं कीजिएगा आप लोग। तो ये ऑप्शन ए इसका, देखिए आप लोगों का आंसर आ गया, ऑप्शन ए जाति, ठीक है। जाति जो है ये भारतीय ग्रामीण की बात कर रहा है ना, किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं। तो जाति से, भारतीय ग्रामीण समाज में क्या है, जाति। देखिए जातियों में हर वर्ग विभाजित है। गांव, किसी गांव में चले जाइए, आप कहते हैं अरे ये तो जो है पटेलों का पुरवा है, अरे ये तो जो है
क्या कहते हैं, इधर ये धोबियों की बस्ती है, इधर नाइयों की बस्ती है, इधर जो बभनौती है कहते हैं, ठीक है, इधर चमरौटी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे ना, गांव के तो ही हैं, ऐसा थोड़ी है। तो ये सामाजिक जाति के आधार पर ही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे प्रश्न को जो है गलती मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए जाति जो होता है आपका, ये ऑप्शन ए जो आपका आंसर तो ही आप लोग देख ही रहे हैं। ये जाति क्या होता है? जाति जन्मजात होती है। ये भारतीय समाज की सामाजिक संरचना की विशेषता और पहचान के रूप में जानी जाती है। हालांकि ये भारतीय संविधान के तहत जो है जाति को जो है काफ़ी कुठाराघात किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान जब लागू हुआ सन 1950, 26 जनवरी 1950 से, उसके बाद जो है भारतीय संविधान के अनुसार जाति और धर्म और लिंग के हिसाब से किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के, किसी भी, चाहे रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, सबको भारतीय संविधान एक दृष्टि से देखता है। तो उस हिसाब से ये पूर्व की बात कर रहा है जात के अनुसार। हालांकि अभी भी भारतीय गांव में ज़्यादा है, शहरों में थोड़ा कम देखने को मिलता है। आप लोग देख ही रहे होंगे, शहर में लोग एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, रहना सब हो रहा है, लेकिन गांव में अभी भी दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहा है, ठीक है। और जैसे त्वचा का रंग कह रहा है, ये प्रजातीय विशेषता को, ये ऑप्शन भी करा ना, त्वचा का रंग ये प्रजातीय विशेषता के रूप में काला, गोरा, पीला, सफ़ेद देखा जाता था। आप लोग जान ही रहे हैं ना, गोरा है तो कहे जाते हैं कि ये फॉरेनर है ना, पश्चिमी का है, काला है तो हम लोग ये मानते थे जो है ये लोग साउथ के हैं जैसे। अब वो विदेश का छोड़िए, आप अपने इंडिया में देख लीजिए, अपने भारत में साउथ के जो दक्षिण भारतीय हैं वो काले होते हैं। तो काले होने के पीछे बहुत कारण है, आप लोग जान ही रहे हैं ना। इसमें पर्यावरण का बहुत भूमिका रहा ना भाई, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ समुद्री पानी है खारा, तो वहाँ के लोग काले होते हैं। और जो थोड़ा सा जहाँ का मौसम नॉर्मल होता है, कूल होता है, वहाँ के लोग थोड़ा सा गोरे होते हैं, ठीक है, सांवले होते हैं। तो ये हिसाब है। और आपका ये व्यवसाय के हिसाब से कह रहा है, जो ऑप्शन सी व्यवसाय के हिसाब से, ध्यान दीजिए आप लोग, व्यवसाय के हिसाब से क्या है इसमें, व्यवसाय के हिसाब से कह रहा है पाश्चात्य औद्योगिक समाज की पहचान, ग्राम नगर की पहचान होता है व्यवसाय के हिसाब से। आप व्यवसाय के बारे में जान ही रहे, कोई व्यवसाय करता है, कोई लकड़ी का व्यवसाय कर रहा है, कोई कपड़े का व्यवसाय कर रहा है, ठीक है, कोई अपने इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वकील है ना, ठीक है, तो वकील के डॉक्टर सब व्यवसाय के तहत आते हैं। तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अगला, परिवार का आकार जो है आप कह रहा है, ऑप्शन डी ये कह रहा है आपका परिवार का आकार। इसमें क्या आता है, इसमें समिति के रूप में परिवार के स्वरूप की पहचान होती है, यानी कि समिति के रूप में, यानी परिवार छोटा है बड़ा है आकार के हिसाब से ना। एकल परिवार है कि बहुसंख्यक, मतलब अब तो आप लोग देख ही रहे हैं कि परिवार के सिस्टम इस समय चल रहा है कि शादी हुई, मियाँ बीवी हुई है, पति पत्नी, अब वो अकेले रहना पसंद करते हैं, सास ससुर के साथ जो है ना, तो क्या कहते हैं, बहू रखना ही नहीं चाहती, और ना तो बेटा जो अपने माँ पापा के साथ रहना चाहता, वो सोचता है मैं रहूं, मेरी पत्नी रहे, मेरे बच्चे रहें। तो एकल परिवार, हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वह परिवार एक साथ रहता है ना, तो उसमें दुख दर्द सुख सब एक साथ मिलकर बांट लेते हैं, कोई भी घटना होती है। तो इसमें फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपका ये प्रश्न नंबर 11 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वरना बहुत टाइम अगर एक ही प्रश्न पे लिया जाएगा तो प्रश्न आपके छूट जाएंगे, ठीक है। और मेरी कोशिश रहती है कि आपकी क्लास जो है 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, जो है सभी क्वेश्चन, आपको कम समय में अधिक से अधिक जो है जानकारी प्राप्त हो जाए परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ये ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है। ये क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है, ये पूछ रहा। ये जो पुस्तक है ना, तो इसके लेखक कौन है। तो आपका कह रहा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉम बोटोमोर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी राल्फ डेरन डार्फ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। ऐसे प्रश्न को गलत मत करिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न रिपीटेड है, ठीक है। ये प्रश्न जो है पीजीटी वाले हों, चाहे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं या आपके नेट जेआरएफ वाले हैं, सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाता है बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, ये राल्फ डेरन डार्फ महोदय हैं, ठीक है। ये पुस्तक आपका राल्फ डेरन डार्फ महोदय की है, आप लोग नोट करें। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक इन्हीं के है, ठीक है। और आपके ये जो कार्ल मार्क्स हो गए, कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, यहाँ से प्रश्न भर भर के झोली भर भर के आता है। यूजीसी नेट जेआरएफ में तो 3-4 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, 4 क्वेश्चन से कम नहीं मिलता है कार्ल मार्क्स से, ठीक है। आपका हर एग्जाम में जो है मिलता है, लेकिन नेट में तो जरूर 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका हर सिलेबस में है, चाहे आप नेट जेआरएफ यूजीसी के छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र छात्रा, या पीजीटी के प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हों, या आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के छात्र छात्राएँ हों, या आप समाजशास्त्र विषय से कोई भी एग्जाम ऐसे देते हैं, तो कार्ल मार्क्स से जरूर पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
आपके कार्ल मार्क्स का ये पढ़े होंगे ना आप लोग, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्हीं का है, दास कैपिटल इन्हीं का है, द होली फैमिली इन्हीं का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, सब पूछा जाता है, हर बुक इनकी पूछी जाती है, द ग्रोथ ऑफ प्रोग्राम, द पॉवर्टी ऑफ फिलासफी, ये भी बार बार पूछा जाता है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग नोट करके चलिएगा। ये लोग आप लोग, ये आपके अगले ऑप्शन सी है। सी क्या है? ये मैक्स वेबर महोदय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, यहाँ से भी पूछा जाता है। द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये इन्हीं की पुस्तक है ना, एसेज इन सोशियोलॉजी। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये भी इन्हीं की, मैक्स वेबर महोदय की। जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये भी मैक्स वेबर की है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है मैक्स वेबर का है। उम्मीद करता हूँ आप लोग कापी पेन लेके बैठे होंगे और नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, और आपके जो ये क्या है, ऑप्शन बी टाम्बोटोमोर है ना, ये ऑप्शन बी टाम्बोटोमोर महोदय, तो ये है क्या है, इनकी जो है एक पुस्तक नोट कर लीजिए, इटलिस्ट एंड सोसाइटी, ये भी इटलिस्ट एंड सोसाइटी, ये पुस्तक पूछी जाती है। ठीक है, और है सिलेक्शन फ्रॉम मार्क्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, टाम्बोटोमोर महोदय का है। आपके डेरनडार्फ महोदय जो है, रॉल्फ डेरनडार्फ महोदय, इनका तो देख ही रहे, क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट है, इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये है, आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न फ्रेंड, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 और 12 नंबर आप तो समझ ही गए होंगे, और उसमें तो कुछ बचा नहीं था बताने का आप सबके लिए। प्रश्न नंबर 13 नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह यानी कि नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? किसमें? भारतीय समाज के, प्रश्न कह रहा 13 नंबर कि भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह, जिसको नेटवर्क कहा जाता है, की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है के.एन. शर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है ए.सी. मेयर, ऑप्शन सी कह रहा है वाई.बी. दामले, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त कोई नहीं। ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट जेआरएफ और आपका आईएएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये प्रश्न जो आपका आईएएस 2000 कब पूछा गया? 7 में पूछा गया, यूजीसी नेट जेआरएफ 16 में है ये प्रश्न जो आपका। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न थोड़ा टफ तो है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान देंगे, जो पढ़े होंगे, तो ये ज़रूर सही करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे तो ये प्रश्न भी आपको मिला होगा प्रैक्टिस सेट में, मैं वहीं से उठाया हूँ इस प्रश्न को। ठीक है, आपसे झूठ नहीं बोलना है, ये प्रश्न आपका मैंने जो है नेट से उठाया। ठीक है, तो ये भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? के.एन. शर्मा, ए.सी. मेयर, वाई.बी. दामले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ए.सी. मेयर। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी ए.सी. मेयर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न दोबारा भी पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि अर्ध समूह, वर्गीकृत अर्ध समूह और अंतःक्रिया अर्ध समूह की बातें आपके ए.सी. मेयर महोदय करते हैं। क्या क्या बात करते हैं? अर्ध समूह, वर्गीकृत अर्ध समूह, अंतःक्रिया अर्ध समूह की बात नोट कर लीजिएगा। जो वाई.बी. दामले हैं, ठीक है, आपके वाई.बी. दामले, ये ऑप्शन सी है आपका, वाई.बी. दामले, ये जो है मर्टन द्वारा जो संदर्भ समूह की अवधारणा दिया गया है, जो उन्होंने प्रयोग किया है मर्टन, उसी के जातीय गतिशीलता को इन्होंने, आपके वाई.बी. दामले मर्टन के जो जातीय गतिशीलता उसी को समझाने का प्रश्न इन्होंने भी किया है, कोशिश किया है। ठीक है, और आपके जो है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर ये 14 आपका क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न उत्तर नंबर 14। ठीक है, ये कह रहा है कि रिजले के भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया है? अच्छा, ये रिजले महोदय कह रहा है, रिजले महोदय कि भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए का इंडो आर्यन प्रजाति का, ऑप्शन बी इंडो भूमध्य रेखीय, ऑप्शन सी आर्यन द्रविड़, ऑप्शन डी मंगोलायड। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर, प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये जो प्रश्न नंबर 14 का आंसर इंडो भूमध्य रेखीय जो आपका है, रिजले भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण के समय इसी को नहीं इन्होंने किया है। कौन सा? ऑप्शन बी इंडो भूमध्य रेखीय की बात नोट कर लीजिएगा, इंडो भूमध्य रेखीय, ऑप्शन बी ये हो जाएगा ना इसका आंसर। ठीक है,
ये बाकी इन्होंने जो है आपका ये इंडो आर्यन, आर्यन द्रविड़ियन, मंगोलॉयड सबकी बातें इन्होंने कर रखा है। ठीक है, इन्होंने जो रिजले महोदय 7 प्रजातियों के बारे में बता रखा है। तो आप लोग नोट करना चाहें 7 प्रजाति नोट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 इन्होंने बता रखा है आपका द्रविड़ियन पूर्व प्रकार, ठीक है, यानी प्री द्रविड़ियन टाइप, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बता रखा द्रविड़ियन प्रकार यानी कि द्रविड़ियन टाइप, ठीक है, ये दूसरा इन्होंने बता रखा। और तीसरा इन्होंने क्या बता रखा, नोट करते हुए चलिए, इंडो आर्यन प्रकार, इंडो आर्यन टाइप, ठीक है। और चौथा इन्होंने बता रखा आपके आर्य द्रविड़ियन प्रकार यानी कि आर्य द्रविड़ियन टाइप, ठीक है, इन्होंने चौथा ये बता रखा है। और इन्होंने पांचवा जो बता रखा है, नोट कर लिए, पांचवा क्या इन्होंने कह रखा है, साउथ द्रविड़ियन प्रकार यानी कि साइथो द्रविड़ियन टाइप। और इन्होंने जो 6 नंबर बता रखा है, 6 नंबर क्या बता रखा है, मंगोलॉयड प्रकार, ठीक है, यानी मंगोलॉयड टाइप। और नंबर 7 इन्होंने जो बता रखा, आप लोग नोट कर लिया, नंबर 7 क्या बता रखा है इन्होंने, ये मंगोल द्रविड़ियन प्रकार यानी कि मंगोलो द्रविड़ियन टाइप। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है ना आपके समझ में आ गया होगा। और एक है जो हट्टन महोदय, इन्होंने निग्रोटो को भारत का मौलिकवासी माना है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हट्टन महोदय जो आपके हैं ये अलग से नोट कर लीजिए आप लोग नोट्स में करके कि हट्टन महोदय निग्रोटो जो आपके हैं, निग्रोटो जाति जो है उसको भारत का मूल निवासी माना है, ठीक है, हट्टन महोदय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। वो ये प्रश्न आप तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। जो छात्र होता है ना, जो प्रतियोगी छात्र होता है या जो हमारी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी हैं, आप लोग टीचर से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि टीचर तो जो पढ़ाता है टॉपिक उसी को घुस के पढ़ाता है। आप लोग तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और जो है एग्ज़ाम देना रहता है, तो आप लोग हर टॉपिक को पढ़ते हैं अच्छे से। और टीचर तो जो टॉपिक पढ़ाता है उसी टॉपिक को तैयार करके लाता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता पढ़ाता है। बाकी वो आता तो उसको ऐसा थोड़ी शिक्षक को नहीं आया, लेकिन उस टॉपिक को अंदर तक घुस के पढ़ाता है, ठीक है। तो आप लोग लेकिन भी जो है में भी कम थोड़ी है किसी शिक्षक से, क्योंकि आप लोग खुद ही शिक्षक बनने जा रहे हैं। अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक से कम हैसियत थोड़ी रखते हैं आप लोग, जो भी भाई नेट की इसलिए करने जा रहे हैं भाई। हायर में आप लोगों की चॉइस है कि हम हायर एजुकेशन में जाएंगे, और पीजीटी वाले जो है उनका भी चॉइस है, हम इंटर का प्रवक्ता बनेंगे, ठीक है। और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तो है ही हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ये प्रश्न नंबर 15 आपका, ध्यान दीजिए, किसके मतानुसार सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है। ये आपका 15 नंबर करा कि किसके मतानुसार इस सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कह रहा लुई एकोजर, ऑप्शन सी कह रहा टी.एन. कावर महोदय, ऑप्शन डी कह रहा राल्फ डेरन डार्फ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर भी जो है आपके डेरन डार्फ महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन डी राल्फ डेरन डार्फ महोदय ही हैं, आप लोग नोट करिए, ठीक है। डेरन डार्फ महोदय ही आपके ये जो हैं ये कह रहे हैं कि आसमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है, ठीक है। और आपके ये जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं, इनके बारे में आप लोग अच्छे से जान ही रहे हैं। ये उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, सामाजिक अस्थिरीकरण की बातें करते हैं। और कोजर महोदय, लुई कोजर महोदय जो हैं, इनके बारे में भी आप लोग जान रहे हैं, ब्राह्मणिक संघर्ष की बातें करते हैं। डेरन डार्फ सत्ता का असमान वितरण, सामाजिक अस्थिरीकरण की बात तो कर ही रहे हैं, ये आपका आंसर ही है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कभी भी क्लास में लिखता नहीं हूँ, है ना। जो हमारे नए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ क्लास देख रहे होंगे, कह रहे हो कि लिखता नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जो सिस्टम ना बहुत अच्छा नहीं, इस पर लिखते हुए नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए मैं मुंह से बोल के आप लोगों को अपनी आवाज़ से ही बताने की कोशिश करता हूँ। और देखिए, मैं हर एक वर्ड तोड़ के मतलब उसको अलग अलग करके बताता हूँ, ताकि आपके समझ में ना, मतलब ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, समझ में एकदम क्लियर करके बताता हूँ, समझ में आ जाए। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आती है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोगों को जो है अगर अच्छे से क्लास समझ में आती है, अच्छे होते तो क्लास को शेयर कर दिया कीजिए, है ना फ्रेंड्स आप लोग, और क्लास को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ आप लोगों का कल्याण होगा, आपके साथ मेरा भी थोड़ा सा
कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ये 16 नंबर कह रहा है ना कि सामाजिक अस्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कह रहा मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कह रहा किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी कह रहा टालकाट पार्सन्स। तो फ्रेंड्स आज जो प्रश्न आपका ना, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं थिंकरों का लेकर आया हूँ कि जहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कार्ल मार्क्स से, मैक्स वेबर से, किंग्सले डेविस से, टालकाट पार्सन्स से, यहाँ से भर भर के आपके नेट में प्रश्न आता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है, पीजीटी में भी आता है। तो आइए इसका आंसर आप लोग प्रश्न नंबर 16 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 16 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी क्या है, किंग्सले डेविस महोदय हैं। ये आपका ऑप्शन सी किंग्सले डेविस महोदय है ना, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। ये जो प्रश्न आपका कह रहा है ना, सामाजिक अस्थिरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो किंग्सले डेविस महोदय हैं, ये प्रतिपादित किए हैं प्रकारात्मक सिद्धांत का। और कार्ल मार्क्स ये संघर्षवादी द्वंद्व की बात जो है, क्रांति की बात करते हैं, तो ये कार्ल मार्क्स आप जान ही रहे हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें आप सारे राइटर मैं बता ही चुका हूँ, अगर आप लोग बराबर क्लास देख रहे होंगे तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इस क्लास में काफ़ी टाइम दिया जाए, तो जिसमें बताने लायक होगा मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे बताते हुए नहीं बताऊंगा, हर एक प्रश्न का विस्तार से बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये मैं क्लास ही लेके व्याख्यात्मक आता हूँ आपके सामने, तो मैं ऑनलाइन में बता ही नहीं सकता। तो प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 17 कह रहा है, यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ठीक है, यही कह रहा है कि प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। तो आपका ऑप्शन है श्यामा चरण दुबे, ऑप्शन बी लुई ड्यूमा, ऑप्शन सी है धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, ऑप्शन डी है मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन। तो ये प्रश्न आप लोगों का गलत होना ही नहीं चाहिए कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं यह हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ये बात सही है, अगर अब तो काफ़ी परिवर्तन हो गया। पहले तो कूट कूट के लोगों के अंदर जो है जातिवाद जिसको बोलते हैं, एक शब्द आता है ना जातिवाद, मतलब कहते हैं बहुत जातिवादी हो क्या, जातिवाद से मतलब अपने समाज और घर परिवार, अपने जात बिरादर के हितों को लोग ही बारे में सोचते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। समाज में लोग पढ़ लिख के जो है जागरूक हो रहे हैं, हर वैसी नौबत नहीं आ रही है, लोग हर एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। और जातीय प्रकरण में थोड़ा सा देखा जाए तो जातीयता में काफ़ी ढिला हुआ है, क्योंकि भारतीय संविधान आप लोगों को पूरा अधिकार दे दिया है, हमारे सभी जो है भाई बहनों को, कि आप किसी से भी शादी विवाह आप लोग किसी भी जात धर्म में कर सकते हैं, संविधान आपको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन वो जोर ज़बरदस्ती वाला नहीं जो है प्रदान करता है भाई, आपसी सहमत से अगर शादी विवाह आप करते हैं, माँ बाप के सहमत से, सबसे अच्छी बात वही है। ठीक है, आप जहाँ भी शादी विवाह करिए माँ बाप के सहमत से करिए। ठीक है, बाकी समाज तो एक्सेप्ट कर ही लेगा बाद में, समाज को तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन आपके माता पिता को कभी मत नाराज़ करिएगा, क्योंकि हर माता पिता का एक सपना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं यह हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। प्रश्न नंबर 17 का आंसर आप लोगों का देखिए, आइए आ गया, एम.एन. श्रीनिवासन महोदय है क्या आपका ऑप्शन डी इसका मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन, इन्हीं का पूरा नाम है ना, एम.एन. श्रीनिवासन मतलब मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन। ठीक है, तो आपके ये एम.एन. श्रीनिवासन जो है, इनकी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, क्योंकि अभी इसमें तो आए नहीं, ये पहली बार आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा विस्तार से देख लीजिए एम.एन. श्रीनिवासन महोदय के बारे में। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवासन महोदय कास्ट इन मॉडर्न इंडिया इनकी रचना है, मेन पुस्तक है, नोट करके रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये भी इन्हीं की है। अगला पुस्तक है इनका द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज, क्या द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज। ठीक है, अगली पुस्तक है, नोट करते हुए चलिएगा, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है, बार बार पूछा जाता है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया, नोट करके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पे इसको आप लोग टिक मार लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो अगले ऑप्शन में क्या है, ये लुई ड्यूमा महोदय।
ठीक है। लुई डूमा महोदय जो है ये होमो हायरार्की, ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है। होमो हायरार्की इन्हीं की बुक है, ठीक है। इन्होंने इसमें जातीय संस्थान के बारे में लुई डूमा महोदय बता रखा है, ठीक है। ये किसमें, होमो हायरार्की में। इसको भी नोट करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके चाहे नेट को हो, पीजीटी के या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रतियोगी छात्र छात्रा हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, ये जरूर पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। आपके जो एस.सी. दुबे हैं, श्यामाचरण दुबे महोदय हैं, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, भारतीय थिंकर, भारतीय राइटर हैं एस.सी. दुबे, जो श्यामाचरण दुबे महोदय हैं, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भारतीय राइटर, भारतीय थिंकर हैं। इनकी भी जो बुक काफ़ी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या है, एन इंडियन विलेज, ठीक है। अगली बुक नोट कर लीजिए, देखिए सब मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज मत होइए। इंडिया चेंजिंग विलेज, ये भी इन्हीं की है, एस.सी. दुबे महोदय, यानी श्यामाचरण दुबे, ठीक है। और मानव और संस्कृत, ठीक है, ये भी इन्हीं के है, नोट करके रखिएगा। ये क्या क्या है, एन इंडियन विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज, मानव और संस्कृत, ये श्यामाचरण दुबे महोदय की पुस्तक है। ये बार बार पूछे जाते हैं, नोट करके रखिएगा। आपका अगला ऑप्शन कौन है, डी.एन. मजूमदार, यानी धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, ये ऑप्शन सी, ठीक है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनकी जो पुस्तक है रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, नोट करके रखिएगा, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है कापी पेन लेके बैठे होंगे, नोट करते हुए चल रहे हो। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ फ्रेंड, तो आप लोग जो है क्लास दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत स्लो में कराऊंगा ना तो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, ठीक है। आपका अगला जो है इनके पुस्तक है रूरल प्रोफाइल्स, क्या, रूरल प्रोफाइल्स, ये डी.एन. मजूमदार महोदय का मैं बता रहा हूँ, मशहूर नर्स, ये धीरेन्द्र नाथ मजूमदार का, ठीक है। ऑप्शन सी जो है धीरेन्द्र नाथ मजूमदार का है, रूरल प्रोफाइल्स। अगली पुस्तक जो है इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करके आप लोग रखिए, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, क्या है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। 17 नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18। ये प्रश्न नंबर 18 आपका कह रहा है कि गतिशीलता का वर्गीकरण, प्रश्न नंबर 18 नोट करिए, गतिशीलता का वर्गीकरण अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता के रूप में किया गया है, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ से, अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, ठीक है, के रूप में किया गया है। तो किसने किया है ये, आपका ऑप्शन ए है पैट्रिक सोरोकिन महोदय द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है टालकट पार्सन्स द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है आगबर्न एवं निम्काफ महोदय द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है लिपसेट एवं बेनेडिक्ट द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता की बातें कौन करता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आपका ऑप्शन है पैट्रिक सोरोकिन द्वारा जो है, देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है प्रश्न याद हो जाए। ऑप्शन बी टालकट पार्सन्स द्वारा, ऑप्शन सी आगमन एवं निम्काफ द्वारा, ऑप्शन डी लिपसेट एंड बेनेडिक्ट द्वारा, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का अब तक आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी आप लोगों का आंसर आ गया, लिपसेट एंड बेनेडिक्ट द्वारा ये अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता की बात किया गया है। तो आप लोग नोट करके रखिए ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा, ठीक है, याद करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर गलत कर देंगे ना तो एग्जाम में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दें, क्योंकि अधो एवं ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता की बात कौन करता है, आपका ये पैट्रिक सोरोकिन महोदय द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन ए, ठीक है। और आपका अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता लिपसेट एंड बेनेडिक्ट द्वारा किए जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं ताकि प्रश्न कवर हो जाए आपका, ठीक है। ये अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है, आपका प्रश्न नंबर 19, ये कह रहा है भूमिका दूरी की अवधारणा किसने दी है, भूमिका दूरी की अवधारणा किसने दी है, बार बार पूछा जाता है भूमिका दूरी के बारे में। तो आपका ये गॉफमैन, इवनिंग गॉफमैन, मर्टन है, टर्नर है, लिंटन है। ऑप्शन ए गॉफमैन, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी टर्नर, ऑप्शन डी लिंटन है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका गॉफमैन महोदय है, ठीक है। नोट करके रखिएगा, ये गॉफमैन महोदय जो हैं यही भूमिका दूरी की बातें करते हैं। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए भूमिका दूरी की, मानी भूमिका दूरी की अवधारणा की इसने की है गॉफमैन महोदय की। और बाकी आपका ये भूमिका समुच्चय जो है मर्टन की बातें करते हैं। आपका ये ऑप्शन बी मर्टन है, ये भूमिका समुच्चय की बातें करते हैं। अपरिस्थित भूमिका के बारे में ये आपके लिंटन महोदय बात करते हैं, जो ऑप्शन डी है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 यानी 20 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है।
20 नंबर प्रश्न कह रहा है निगमित वर्ग चेतना, ये 20 नंबर नोट करते चलिए। क्या निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धा वर्ग भावना में किसने अंतर व्यक्त किया है? आपका ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी चार्ल्स हटन कूले, ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी जॉर्ज समरर महोदय हैं। ठीक है, निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धा वर्ग भावना में किसने अंतर व्यक्त किया है? प्रश्न ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। इसका आंसर क्या हो जाए, तो ये आपके मैकाइवर एवं पेज महोदय हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज महोदय है। इसको नोट करते हुए आप लोग चलिएगा इसका आंसर, क्योंकि वर्ग चेतना यानी कि गलत चेतना जिसको फाल्स, ठीक है, कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियसनेस और मार्क्स जो है निगमित एवं प्रतिस्पर्धा वर्ग चेतना की ये मार्क्स कहते हैं। ठीक है, और ये निगमित एवं प्रतिस्पर्धा वर्ग चेतना मैकाइवर एवं पेज कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें आप लोग। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है आपका 21 नंबर, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक अस्थिरीकरण के आधार क्या हैं? ये फ्रेंड देखिए, हाथ में ठंडी लग रही ना, ठंडक का मौसम ही है, सुबह सुबह ठंडक बहुत होता है, तो ये उंगली एकदम अकड़ गई है, जिस कारण जो है ये लाइनिंग इधर उधर हो जा रहा है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक अस्थिरीकरण के क्या है? तो आपका ऑप्शन ए वर्ग परिस्थिति एवं संपत्ति, ऑप्शन बी शक्ति सम्मान एवं संपत्ति, ऑप्शन सी वर्ग संपत्ति एवं शक्ति, ऑप्शन डी वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति। यही ना कह रहा है, मैक्स वेबर के अनुसार पूछ रहा है सामाजिक अस्थिरीकरण के आधार क्या है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है वर्ग परिस्थिति एवं संपत्ति, ऑप्शन बी कह रहा है शक्ति सम्मान एवं संपत्ति, ऑप्शन सी कह रहा है वर्ग संपत्ति एवं शक्ति, ऑप्शन डी कह रहा है वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति। ठीक है, देखिए मैंने रिपीट कर दिया, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आंसर। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करके रखिएगा, वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति। ठीक है, ये बातें करते हैं कौन? आपके मैक्स वेबर महोदय। ठीक है, इसको नोट करके आप लोग रखिएगा, क्योंकि ये मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक अस्थिरीकरण के जो आधार इन्होंने बता रखा, वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति की बातें करते हैं। वर्ग की बात जो है जैसे आर्थिक आधार पर होता है, शक्ति राजनीतिक आधार पर, पावर मतलब वर्ग जान ही रहे हैं आर्थिक आधार पे डिवाइड है, और शक्ति यानी पावर राजनीतिक आधार पे जो है सबसे शक्तिशाली है ना इस समय। और परिस्थिति सामाजिक आधार पर परिस्थिति की डिवाइड किया जाता, तो इस हिसाब से आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका। उम्मीद करता हूँ 21 नंबर भी प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं आपका प्रश्न 22 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, ये 22 नंबर प्रश्न ये कह रहा है जात अस्थिरीकरण परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी है? ये जात अस्थिरीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है टी.एन. मदान, ऑप्शन बी कह रहा है एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी कह रहा है डी.एफ. पोकाक। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है आपका डी.एफ. पोकाक, ऑप्शन डी कह रहा है लुई डूमा। तो इसका आंसर तो गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि लुई डूमा तो यहाँ आ ही गए। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया जात अस्थिरीकरण की बात कौन करता है, तो आपका होमो हायरार्की इन्हीं की है ना, तो जिसमें जात संस्करण जात अस्थिरीकरण की बातें करते हैं, श्रेणीबद्धता की बातें। ठीक है, तो आपका ये आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। मैं देखिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि आप लोग भूलिए मत। हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लुई डूमा ने जात अस्थिरीकरण के परिप्रेक्ष्य में सूचिता एवं प्रदूषण के आधार पर श्रेणीबद्धता की अवधारणा दे रखा है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। ये प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि जागीरदारी व्यवस्था की विशेषता है। तो प्रश्न नंबर 23 कह रहा है ना जागीरदारी व्यवस्था की विशेषता क्या हो सकती है? ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर औद्योगिक समाज की, ऑप्शन बी कह रहा है सामंतवादी यूरोपीय समाज की, ऑप्शन सी कह रहा है प्राचीन भारतीय समाज की, ऑप्शन डी कह रहा है प्राचीन मिस्र समाज की। तो जागीरदारी व्यवस्था की, जागीरदारी के बारे में आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जान रहे हैं, तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका सामंतवादी यूरोपीय समाज की व्यवस्था होके आई थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आप लोग नोट करते चलिएगा इसका, सामंतवादी यूरोपीय समाज से जागीरदारी व्यवस्था आई थी, क्योंकि उत्तर औद्योगिक समाज जो था ये
आपका सेवा प्रभुत्व व्यवस्था के तहत माना जाता है, और सामंतवादी यूरोपीय समाज आपकी जागीरदारी व्यवस्था के तहत माना जाता है, और प्राचीन भारतीय समाज ये जाति व्यवस्था के अंदर माना जाता है। ठीक है, ये जो आपका ये ऑप्शन सी प्राचीन भारतीय समाज जाति व्यवस्था के अंदर माना जाता है, और आपका उत्तर औद्योगिक समाज सेवा प्रभुत्व व्यवस्था ये ऑप्शन ए ठीक है माना जाता है। और उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24। फ्रेंड थोड़ा तेज चल रहा हूँ ना कि ताकि आपका प्रश्न छूटने ना पाए, हर प्रश्न आपका कवर हो जाए जितने प्रश्न इस क्लास में आपके। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परंपरागत भारतीय समाज में जातिगतशीलता मुख्य रूप से घटित हुई। ठीक है, परंपरागत भारतीय समाज में जातिगतशीलता मुख्य रूप से घटित हुई। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, संस्कृतिकरण के द्वारा घटित हुई। ऑप्शन बी शिक्षा के द्वारा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन सी जाति आंदोलन के द्वारा, ऑप्शन डी प्रवसन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए संस्कृतिकरण के द्वारा, ऑप्शन बी शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन सी जाति आंदोलन के द्वारा, ऑप्शन डी प्रवसन के द्वारा परंपरागत भारतीय समाज में जातिगतशीलता मुख्य रूप से घटित हुई। तो इसका आंसर कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप लोग सही कर देंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या संस्कृतिकरण के कारण ऐसा संभव हुआ है। ठीक है, मैंने कहा ना अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएंगे तो भी आप लोग इसका आंसर सही, क्योंकि जो आपका जो दक्षिण भारत का एक गांव है, कौन सा गांव, मैसूर के रामपुर गांव का जो अध्ययन है किया था, संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है दे रखा था अध्ययन करते हुए, कौन आप लोग बताइए, एम.एन. श्रीनिवास ने, जो भारतीय जाति व्यवस्था में गतिशीलता का विश्लेषण किया है इन्होंने। ठीक है, और दक्षिण भारत का जो गांव है मैसूर का रामपुर गांव का इन्होंने अध्ययन कर रखा था, उसी में इन्होंने संस्कृतिकरण के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या कर रखा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 ये कह रहा है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक कौन है। ये पुस्तक है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एम.एन. श्रीनिवासन, ऑप्शन बी कह रहा पी.एन. प्रभु, ऑप्शन सी कह रहा इनके बोस। इसमें तो तीन ऑप्शन दिखा रहा है यार, कहीं नीचे तो नहीं चला गया अगले पेज में, नहीं, इसमें तो तीन ऑप्शन ही दिया, एक ऑप्शन ही गायब हो गया जो है, ये मिस्टेक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, खैर कोई बात नहीं, प्रश्न सही होना चाहिए। मिस्टेक जो है तीन ऑप्शन में देखते हैं आंसर आ जा रहा कि नहीं आपका इसका। तो कास्ट एंड क्लास ऑक्यूपेशन के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी कह रहा पी.एन. प्रभु, ऑप्शन सी कह रहा इनके बोस। ठीक है, तो इसमें तो कास्ट एंड क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक ना तो एम.एन. श्रीनिवास महोदय हैं, ना तो पी.एन. प्रभु महोदय हैं, ना तो ऑप्शन सी इनके बोस निर्मल कुमार बोस महोदय भी नहीं है। तो इसका आंसर तो आया नहीं। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए, एक ऑप्शन इसमें आना चाहिए था, ये जी.एस. घुरिये महोदय की बुक है। आप लोग ध्यान दीजिए, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है ये जी.एस. घुरिये महोदय है इसके लेखक। ठीक है, तो ये जी.एस. घुरिये महोदय होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में है ये नहीं है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये घुरिये महोदय का है। ठीक है, ऑप्शन डी, ये एक ऑप्शन डी नोट कर लीजिए, मान लीजिए ये जी.एस. घुरिये महोदय है। ठीक है, आइए देखते हैं, क्योंकि एम.एन. श्रीनिवास महोदय के बारे में अभी मैंने बता ही दिया है, जो इनकी है सोशल जो बुक है, पिछले क्वेश्चन में विस्तार सोशल स्ट्रक्चर है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है, द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज है, रिलीजन एंड सोशल द उमंग कोर्स ऑफ साउथ इंडिया है। देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। ठीक है, घुरिये का जो है इनकी काफ़ी बुकें हैं, आपका जो आंसर आपका इसमें दिया ही नहीं है। सिटीजन एंड सिविलाइजेशन इन्हीं का, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये है इनका ना, मैंने बताया ना, और द एब्रोजियम सो कॉल्ड एंड द देयर फ्यूचर इन्हीं का है ना, द एब्रोजियन एंड सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, ये भी पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये घुरिये की है। सोशल टेंशन इन इंडिया घुरिये की है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये घुरिये की है नहीं है। फिर किसकी है, ये पी.एन. प्रभु की, द हिंदू जो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये पी.एन. प्रभु की है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये पता नहीं कैसे इसमें छूट गया इनका आंसर। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 25 भी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या कह रहा है। 26 आपका 1 घंटा समय हो गया, आप खींचता हूँ आपका ताकि पूरा क्वेश्चन हो जाए फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा किसने दी।
प्रश्न नंबर 26 कह रहा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा किसने दी है? तो आपका ऑप्शन ए करा C.H. कार महोदय, ऑप्शन बी करा टॉम बोटोमोर, ऑप्शन सी करा मैक्स वेबर, ऑप्शन डी कह रहा कार्ल मार्क्स महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा प्रश्न नंबर 26 का। तो इसका आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स महोदय ही इतिहास की भौतिकवादी की जो व्याख्या विस्तार रूप में किया है, तो आपके कार्ल मार्क्स महोदय हैं। ठीक है, तो इसका आंसर, ऐसे प्रश्नों का आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। और कार्ल मार्क्स जो है आर्थिक निर्धारणवादी के लिए इनको जाना ही जाता है। ठीक है, और आपके जो ये मैक्स वेबर महोदय हैं, मैक्स वेबर महोदय को आप पूंजीवादी के विकास की व्याख्या के इनकी विचारधारा रही, सांस्कृतिक सोच के आधार पर ये करते हैं अपनी पूंजीवादी के। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि 1 घंटा हो गया, आपका क्लास लंबा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 27, किसके विचार से सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कह रहा लेवी सेकोजर, ऑप्शन सी कह रहा T.N. कॉवर, ऑप्शन डी कह रहा राल्फ डेरन डार्फ महोदय। ठीक है, 27 नंबर का आंसर आप लोग फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका राल्फ डेरन डार्फ महोदय ही हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना असमान वितरण संघर्ष का मौलिक स्रोत है, ये राल्फ डेरन डार्फ महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको कि किसने, किसका विचार है या किसने कहा है, ऐसे पूछा जा सकता है, किसने कहा है या किसका विचार है या किसकी अवधारणा है कि सत्ता का समान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है। तो राल्फ डेरन डार्फ महोदय का, आप लोग इसको नोट करके चलिएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 28। आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये 28 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, नोट कर लीजिए आप लोग, गलत चेतना की अवधारणा, ये भाई गलत चेतना तो आया ही था पिछला प्रश्न शायद, गलत चेतना की अवधारणा की रचना किसने किया? तो आपका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी विल्फ्रेड प्रोटो, ऑप्शन डी एडवर्ड बर्नर टॉनबी महोदय। तो ये कार्ल मार्क्स तो ही है, तो इसका जो है बताना क्या है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये रिपीटेड प्रश्न एक तरह से है, जो है केवल गलत चेतना करके दे दिया है। आप लोग ऐसे प्रश्न गलत मत करिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 29 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29, ये कथन और कारण का प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न, कथन ए कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, कथन ए क्या कह रहा है कि मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। तो और कारण आर क्या कह रहा है? ये आपका कारण आर ये कह रहा है कि उत्पादन की विधि आर्थिक दशा से निर्धारित होती है। तो ये कह रहा है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है ये आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कह रहा है ये आर दोनों सही परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन और आपका ऑप्शन ये कह रहा है क्या, ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत कह रहा, और ये डी कह रहा ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऐसे प्रश्नों का आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, मुझे पता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत कॉमन सेंस लगाए। मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है, ये तो एकदम सही है। बिना आर्थिक व्यवस्था के मानव जीवन कहाँ संभव है। और आप कारण आर कह रहा उत्पादन की विधि आर्थिक दशा से निर्धारित होती है। ठीक है, उत्पादन की विधि के द्वारा ही आर्थिक दशा का आपका निर्धारण होता है, आप गरीब है अमीर है कैसे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए उत्पादन की विधि आर्थिक दशा से निर्धारित होती है, क्योंकि मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। सही है, तो ये आर दोनों सही, ए आर की सही स्पष्टीकरण है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, 30 नंबर प्रश्न नोट करते हुए चलिए आप लोग। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, आइए देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि संप्रदाय निर्दिष्ट है, संप्रदाय निर्दिष्ट है क्या है? प्रश्न नंबर 30 नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए एक प्रकार का धार्मिक पंथ कह रहा, संप्रदाय निर्दिष्ट किसको करता है? एक प्रकार के धार्मिक पंथ को, ऑप्शन ए कह रहा। ऑप्शन बी कह रहा एक प्रकार के चर्च को, ऑप्शन सी कह रहा है एक प्रकार के धार्मिक संगठन को,
ऑप्शन डी कह रहा है एक प्रकार के धार्मिक महानगर को। तो इसका आंसर तो आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, ये कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी याद रहेगा। संप्रदाय किसको निर्दिष्ट करता है, तो एक प्रकार के धार्मिक पंथ को ही ना निर्दिष्ट करेगा, ये संप्रदाय की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसके बारे में पढ़ रखे होंगे, संप्रदाय के बारे में, है ना, हर संप्रदाय के बारे में, ऐसा तो है नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, संप्रदाय निर्दिष्ट किसको करता है, एक प्रकार के धार्मिक पंथ को करता है। क्योंकि आपका जान ही रहे हैं जो चर्च है, ठीक है, एक धार्मिक संगठन है, ठीक है, और इसी प्रकार का आप उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी जो है धर्म का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है प्रश्न नंबर 31 आपका, विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है। ये कौन सी बात कर रहा है, चक्रीय सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपका विचारकों का समूह है, जो राइटर हैं, जो थिंकर हैं, ये किस से जो है, कौन इसके समर्थन करते हैं चक्रीय सिद्धांत का। तो ऑप्शन ए देखिए कह रहा है, इसमें तीन राइटर दे रखा। ऑप्शन ए कह रहा है कांट, अनिगत कांट, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, विल्फ्रेड पेरेटो। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कांट, स्पेंसर, मॉर्गन। ऑप्शन सी कह रहा है सोरोकिन, पेरेटो, टाइनबी। ऑप्शन डी कह रहा है स्पेंसर, वेवलन, मार्क्स। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके कि विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है। प्रश्न नंबर 31 का, तो इसका देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तभी जान पाएंगे। ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी का है सोरोकिन, पेरेटो, टाइनबी। किसमें है आपके, ऑप्शन सी ये है, यही ना, सोरोकिन, पेरेटो, टाइनबी महोदय जो हैं, यही आपका ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, आपके चक्रीय सिद्धांत समर्थन करते हैं। क्योंकि आपके जो रेखीय परिवर्तन की बात ना, जो ये आपका ये रेखीय परिवर्तन की बात कांट, मॉर्गन और स्पेंसर महोदय करते हैं, और मार्क्स, ये कांट, मॉर्गन, स्पेंसर महोदय करते हैं, ठीक है, और मार्क्स महोदय ये रेखीय परिवर्तन। और चक्रीय परिवर्तन में सोरोकिन, टाइनबी, पेरेटो हैं। तो ये आपका हो गया, क्योंकि कांट, मार्क्स, स्पेंसर, अब हाउस जो है, और मॉर्गन जो आदि सामाजिक परिवर्तन की बातें करते हैं, ये सब रेखीय सिद्धांत का करते हैं। ठीक है बातें। और कांट के अनुसार रेखीय सामाजिक परिवर्तन की 3 अवस्थाएं हैं, नोट कर लीजिएगा। जो अगस्त कांट महोदय हैं, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, देखिए हैं, ये जो 3 अवस्थाओं की बात करते हैं रेखीय सामाजिक परिवर्तन के, जिसमें ये बताते हैं धार्मिक, तात्विक एवं वैज्ञानिक की बात करते हैं अगस्त कांट महोदय 3। और हाउस महोदय जो हैं, ये रेखीय परिवर्तन की 5 अवस्था का जिक्र करते हैं, 5 अवस्था की बात करते हैं। कौन, ये हाउस महोदय। तो इनका कहना है कि बौद्धिक स्तर का जो विकास हुआ है वो मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन की 5 अवस्थाओं का एक रूपीय सिद्धांत के द्वारा है। ठीक है, ये कहते हैं आदिम सामंत, प्राचीन सामंत, पूंजीवादी व सामंतवाद। ठीक है, ये बातें करते हैं। और मॉर्गन जो हैं, मॉर्गन महोदय, ये एक रेखीय आधार पर त्रिस्तरीय अवस्था की बात करते हैं। त्रिस्तरीय अवस्था में क्या बताते हैं, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के तहत ये कहते हैं जो है त्रिस्तरीय में जंगली, बर्बर एवं सब स्तर, ये आपके बता रखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप प्रश्न नंबर 31 भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर, ये आज आप सभी के बीच 31 प्रश्न उत्तरों की एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आए होंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम लगा हुआ है 16 जनवरी को, तो आप लोग दिन रात एक करके मेहनत करिए, ताकि आपको जो नेट के लिए लगे हों, जो जेआरएफ के लगे हों, सबको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगे हों, और अप्रैल में पीजीटी प्रवक्ता का ही ये है। आप लोग, मेरी यही जो है शुभकामनाएं हैं कि 2025 में आप लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत